हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे कंसेप्ट बिल्डर सीरीज में। ठीक है, बिल्डिंग कंसेप्ट्स नाम से मैंने सीरीज स्टार्ट किया और आपको पता होगा, आप वीडियो फॉलो कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है। नाम बहुत बार आप सुनोगे, काफ़ी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर ये है क्या। खासकर साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट को कभी समझ नहीं आता। ठीक है, तो क्यों नहीं आता, क्या है ये, और कैसे ये डिफरेंट है फ्रॉम इंटेंजिबल एसेट्स एंड अदर कंसेप्ट जो आप पढ़ते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट्स कैटेगरी वाइज एक एसेट है। कहां दिखता है सर? बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखता है। ठीक है, अब इसको नाम फिक्टिशियस क्यों दिया है? फिक्टिशियस मतलब क्या होता है? काल्पनिक, हाइपोथेटिकल, जिसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। आए ख्याल में? तो इसीलिए इसका नाम फिक्टिशियस है, क्योंकि ये कोई रियल एसेट नहीं है, ये कोई एक्चुअल एसेट नहीं है। आपको पता होगा कि कुछ रिकॉग्निशन क्राइटेरियाज होते हैं। कोई चीज को अगर आपको एसेट मानना है तो उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि कोई भी चीज को, कोई भी रिसोर्स को आप एसेट कब बुला सकते हो? जब वहां से या तो आपको कैश फ्लो मिलने वाले, कुछ तो कैश फ्लो वो जनरेट करेगा फ्यूचर पीरियड में, या तो उसको आप यूज करके कोई बेनिफिट डिराइव करने वाले हो, तभी वो एसेट होता है। जैसे आप फिक्स्ड एसेट को एसेट कहते हो। ठीक है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टॉक है, कैश है, ये सारे जो रियल एसेट्स होते हैं, इन सब में ये क्राइटेरिया आपको दिखेगा। या तो आप उसको यूज करते हो, उसमें से कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स डिराइव करते हो, या तो वहां से कुछ आपको कैश फ्लो जनरेट होने वाला होता है। तो फिक्टिशियस एसेट्स में ये प्राइमरी जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है ये फुलफिल नहीं होता, बट स्टिल वो बैलेंस शीट में दिखता है। आ रहा है कुछ समझ में? तो क्यों दिखता है सर? जब ये रियल एसेट है ही नहीं, कुछ इसमें से आना ही नहीं है, तो इसको रिकॉर्ड करते ही क्यों है? ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल आपके मन में उठना चाहिए। तो ये क्या होता है, इसका पर्पस देखो क्या होता है। दीज आर जस्ट रिकॉर्डेड टू कैरी फॉरवर्ड सम एक्सपेंस। बेसिकली ये कुछ एक्सपेंस होते हैं जो आप कर चुके हो, जो आप कर चुके हो। ठीक है, जो आप कर चुके हो, पर उसको पूरा आपने राइट ऑफ नहीं किया है बिकॉज ऑफ सम रीजन। जैसे नॉर्मल जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आप उसी साल करते हो, उसी साल बेनिफिट ले लेते हो, उसी साल पीएनएल में पूरा राइट ऑफ कर देते हो और वो अकाउंट बंद हो जाता है। यही आपने पढ़ा होगा। पर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो या तो लॉस हैं, ठीक है, या तो वो लॉस हो सकते हैं, या तो वो ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको हम पूरा एक साल में राइट ऑफ नहीं करना चाहते हैं, उसको हम फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो ऐसे लॉसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जिनको आपको फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करना है ताकि आप फ्यूचर में थोड़ा 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 करके राइट ऑफ करो, तो उसको कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। जब आप बैलेंस शीट में उसको कैरी करते हो, कोई भी चीज को अगर आपको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना है, एक ही रास्ता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के थ्रू बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, ये आपको पता ही होगा। आए ख्याल में? अब कोई चीज अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है, उसमें अगर डेबिट बैलेंस है तो वो एसेट साइड में ही आएगा, और अगर कोई चीज आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है उसमें क्रेडिट बैलेंस है तो लाइबिलिटी साइड आएगा। बेसिक्स। ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि ये जो सारे एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं इनमें डेबिट बैलेंस होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, डेबिट द लॉस, डेबिट द एक्सपेंस, तो ये डेबिट ही होते हैं। तो कैरी फॉरवर्ड करते समय भी इसलिए एसेट साइड में देखते हैं क्योंकि इनमें डेबिट बैलेंस होता है। अब आते हैं सर एग्जांपल्स पे। तो ये कुछ नाम हैं जो आपके बुक्स में दिए होंगे। पहला है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब इसको समझने के लिए काफी कंपनी लॉ का बैकग्राउंड भी आपको चाहिए होगा। कंपनीज एक्ट, कंपनी से रिलेटेड ये सारे नाम हैं। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करके एक नाम आता है कि कंपनी बनाने से पहले, कंपनी को फॉर्मली इनकॉर्पोरेट करने के पहले जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो प्रमोटर्स अपने जेब से करते हैं, उसको कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब हैं तो कंपनी के खर्चे, है तो कंपनी के खर्चे ना, तो आइडियली क्या होता है, प्रमोटर पहले अपने जेब से वो खर्चा कर लेते हैं और बाद में वो रिएम्बर्समेंट लेते हैं फ्रॉम कंपनी। कंपनी से वो पैसा बाद में ले लेते हैं। तो कंपनी जब वो पैसा प्रमोटर को देती है तो वो कंपनी अपने बुक्स में उसको क्या बताएगी? उसको बताएगी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्योंकि ये कंपनी बनने के पहले के खर्चे हैं। तो ये कैपिटल नेचर के हो गए, कैपिटल नेचर का खर्चा हो गया ना, तो इसीलिए ये धीरे धीरे राइट ऑफ किया जाता है। अब कैपिटल नेचर का बोला तो फिक्स्ड एसेट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये आपके पैदा होने के पहले का खर्चा है, आप पैदा ही नहीं हुए।
कोई भी खर्चा जो आपके एग्जिस्टेंस से पहले का होता है उसको कैपिटल नेचर का माना जाता है, बिकॉज आपको कोई बेनिफिट मिला ही नहीं, क्योंकि आप थे ही नहीं। जब आप एग्जिस्टेंस में ही नहीं थे तो बेनिफिट कैसे मिलेगा? तो आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं कह सकते। अब रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है तो कौन सा होगा भाई? कैपिटल एक्सपेंस होगा, इसीलिए वो कैपिटल एक्सपेंस है। ठीक है, हर कैपिटल एक्सपेंस फिक्स्ड एसेट नहीं होता। आई होप आपको स्कोप पता होगा। ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द कैपिटल एक्सपेंस, बट वो फिक्स्ड एसेट वाला एक्सपेंस नहीं है, तो इसीलिए उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं और थोड़ा 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 ओवर द लाइफ हम उसको राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल आता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये भी आपने पढ़ा होगा, या तो इसको आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कहते हो या आप इसको आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कहते हो, दोनों एक ही बात है। तो ये लॉस क्या है? ये बोरोइंग का लॉस है, कि बोरोइंग आप कर रहे हो, डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, ठीक है, कंपनी के लिए अप्लाई होता है ये भी, तो आप फेस वैल्यू से कम में इशू कर रहे हो या आप रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हो। ठीक है, तो 100 का डिबेंचर है, आप 90 में इशू कर रहे हो, 90 रुपए मिल रहे हैं पर लौटा 100 रहे हो, 90 मिल रहे हैं 100 लौटा रहे हो, 10 रुपए ज्यादा लौटा रहे हो, तो वो लॉस माना जाता है। सिमिलरली अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है, 100 आपने लिया है और 110 वापस करने, तो एक्स्ट्रा पैसा आप दे रहे हो रिडम्पशन के वक्त, वो भी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में आता है। ठीक है, तो कॉमन नाम है। डिस्काउंट भी सिर्फ डिस्काउंट है तो सिर्फ डिस्काउंट नाम दे सकते हो, प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो वो भी लॉस में इंक्लूड किया जाता है और उसको एक कॉमन नाम दिया जाता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, वो भी फिक्टिशियस एसेट ही होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है कि बोरोइंग पे कुछ नुकसान हुआ है, कोई लॉस है। अब डिबेंचर तो 10 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, उसकी लाइफ कोई 1 साल की थोड़ी है, वो तो कैपिटल नेचर का लॉस है, तो उसको आप ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर उसको आप राइट ऑफ करते हो, तो उसको थोड़ा सा राइट ऑफ करते हो इस साल में, बचा हुआ कैरी फॉरवर्ड करते हो। हर चीज में यही होता है, थोड़ा सा पार्ट इस साल में राइट ऑफ होगा, बचा हुआ कैरी फॉरवर्ड होगा, और वो बचा हुआ कैरी फॉरवर्ड जो पार्ट होता है उसी को फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट नाम का कोई एक आइटम नहीं दिखेगा, इवन कोई कैटेगरी भी नहीं दिखेगी। सर फिर ये पढ़ क्यों रहे? ना इसकी कोई कैटेगरी दिखेगी, ना इस नाम का कोई अकाउंट दिखेगा। ये सिर्फ एक समझने के लिए कैटेगरी बनाई गई है, क्योंकि ये ऐसे ही जब आप प्रेडिक्शन करते हो, जब आप एक वैल्यूएशन करते हो कि मैं जब कोई बिजनेस को वैल्यू कर रहा हूं आए ख्याल में, तो मैं क्या करता हूं, मैं रियल एसेट्स की वैल्यू लूंगा। अब फिक्टिशियस एसेट तो है ही नहीं ना रियल एसेट, तो तब आपको एक कैटेगरी ध्यान में रखनी होती है। तो डे टू डे जो अकाउंटिंग आप करते हो, बिजनेस करते हो, उसमें इस कैटेगरी का कोई काम नहीं। मेनली जब आप नेटवर्थ कैलकुलेट करते हो, जब आप वैल्यूएशन करते हो, तब इसको काउंट किया जाता है, फिक्टिशियस एसेट को ध्यान दिया जाता है, बिकॉज ये कोई रियल एसेट नहीं है। वैल्यूएशन में आपको हर एसेट की वैल्यू निकालनी होती है, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि फिक्टिशियस एसेट फिक्टिशियस है, इट हैज जीरो वैल्यू। तो इसीलिए हम फिर उस वक्त आइडेंटिफाई करते हैं कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में कौन कौन से एसेट ऐसे हैं जो फिक्टिशियस हैं, तो उसकी याद से हमको वैल्यू क्या लेनी होती है, जीरो, और वो एक्चुअली नेटवर्थ कैलकुलेट करते वक्त भी यूज होती है। इसको हम लॉस मानते हैं, और ये लॉस किसका है भाई? इक्विटी वालों का है। प्रॉफिट्स हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखते हैं, वो भी इक्विटी वालों के होते हैं। और ये जो लॉसेस हैं, ये जो राइट ऑफ नहीं हुए हैं अभी तक, ये भी लॉसेस ही होते हैं, ये भी नेटवर्थ कैलकुलेट करते वक्त माइनस किए जाते हैं। तो बस ये उसी वक्त फिक्टिशियस एसेट्स, ये जो नाम आप देख रहे हो ना, बस उस वक्त होता है। तो डे टू डे जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो, जब आप डे टू डे बैलेंस शीट बना रहे हो, देख रहे हो, ये नाम आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, ये आपको कहीं नहीं दिखेगा। बस ये वैल्यूएशन करते समय या कुछ कुछ जो कैलकुलेशंस होती हैं उसमें आपको ये नाम ख्याल में आएंगे, और ये इसीलिए आते हैं ताकि हम उसकी वैल्यू जीरो लें। जब हम एसेट्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसको हम रियल एसेट न माने और उसको कंप्लीटली जीरो वैल्यू पे ले ले। ठीक है, और फिर एक नाम आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, इसी को आप डेफर्ड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस भी कहते हो, कि अगर आपने कुछ हैवी एक्सपेंस किया है, एडवर्टाइजिंग का ही है पर हैवी एक्सपेंस है, प्रोडक्ट लॉन्च किया था, नया फैक्ट्री ओपन किया था, बहुत हैवी एडवर्टाइजिंग आपने कर लिया है, तो उसको भी नॉर्मली क्या है 3 to 5 ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड करके थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ किया जाता है। तो वो भी फिक्टिशियस एसेट ही होता है। जो पार्ट आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो उसको फिक्टिशियस एसेट माना जाता है, वो कोई एक्चुअल एसेट नहीं है, उसमें से ना एक्चुअल पैसा मिलने वाला है, ना उसमें से कोई बेनिफिट मिलने वाला है। आए ख्याल में? बस वो लॉस है, अक्यूमुलेटेड है, कैपिटल नेचर का है, जो हमको धीरे 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 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करना है।
आई ख्याल में। अब ये अलग होता है इंटेंजिबल एसेट से। काफी लोगों में मिसकंसेप्शन है कि फिक्टिशियस एसेट इंटेंजिबल होते हैं। ये उस टाइप का नहीं है। फिजिकल एक्सटेंस है नहीं है ये सवाल ही नहीं उठता। ये एसेट ही नहीं है तो अब क्या है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। ये एसेट ही नहीं है, इट्स नॉट अ रियल एसेट। ये एक्चुअल में कोई एसेट है ही नहीं। अब कोई एक्चुअल में एसेट है फिर हम उसको देखते हैं ना कि वो टेंजिबल है इनटेंजिबल है। अरे ये एसेट ही नहीं है तो मैं क्यों देखूं कि ये टेंजिबल है या इंटेंजिबल है। ये एसेट ही नहीं है, इट्स नॉट अ रियल एसेट। तो सवाल ही नहीं उठता हम ये आगे का कुछ प्रोसीजर करें। तो अगर कोई एसेट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, इट इज एन एसेट, वी कैन रिकॉग्नाइज समथिंग एज एन एसेट, देन वी क्लासिफाई थिंग्स इनटू टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, या जो भी क्लासिफिकेशन होता है। तो टेंजिबल आपको पता ही है, जिसको आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, वो टेंजिबल होते हैं। और जिनको आप देख ही नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, वो होते हैं इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल एसेट एक्चुअल एसेट होते हैं, सिर्फ दिखते नहीं है पर वो होते हैं। वो होते हैं, उसकी एक वैल्यू होती है, उसको यूज किया जा सकता है, उसको बेचा जा सकता है। जैसे गुडविल, गुडविल फिक्टिशियस नहीं होती। गुडविल एक्चुअल एसेट है, पैसे दिए हुए हैं उतने एक्चुअली, और उसमें से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा होता है जो इंटेंजिबल नेचर का होता है। पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, जितने भी आप ये पढ़ते हो ना, आईपीआर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ये रियल एसेट्स होते हैं, सिर्फ इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसीलिए उनको इंटेंजिबल एसेट कहा जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि भैया फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं और इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है, और ये कहां यूज होते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप अगर आपको एक्सप्लेनेशंस पसंद आए होंगे, डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, and do subscribe my channel for more such video. Thank you so much.